ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स, हाँ, ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ हिस्ट्री इन वन वीडियो। आपका एंटायर डेट्स यहाँ कवर होने वाला है। हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, हाँ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से डेट स्टार्ट करेंगे और राइट अप टू द यूनाइटेड नेशन लास्ट चैप्टर तक आपके बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और सीक्वेंस में आपको एंटायर हिस्ट्री की डेट्स एक साथ बताते हैं। सबसे पहला जो ईयर आ रहा है वो है 1850। क्यों मशहूर है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये ईयर? 1815 वो ईयर है जिस साल लॉर्ड डलहौजी ने एक लॉ पास कर, जी, लॉर्ड डलहौजी ने लॉ बनाकर क्या कर दिया, याद रखिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डी से डलहौजी, डी से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाने वाले। क्या लॉ बनाया इन्होंने? लॉ बनाया कि अगर कोई इंडियन पर्सन, कोई हिंदू अगर कन्वर्ट होना चाहता है क्रिश्चियन को, तो भी उसकी प्रॉपर्टी उसके वारिस को मिलेगी। हम लोग पहले ऐसा अलाउ नहीं करते थे कि आप अपना धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म में जाइए, पर लॉर्ड डलहौजी ने रूल बना करके, कानून बना करके, हाँ, ये कानून पहली बार आया 1850 में, और ये भी एक रीज़न बना कि लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया कानून से लॉर्ड डलहौजी जी। तो लोगों को बुरा लगा, अगर सेल्फ जाते तो अच्छा रहता है ना, किसी के लॉ के जोर जबरदस्ती से, वो तो गलत बात है। सेकंड आते हैं 1856 की बात करते हैं। 1856 में जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, ये कानून भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून था जिससे इंडियंस बहुत नाराज हो गए। ये वन ऑफ द फैक्टर्स रहा है। तो इस कानून में बताया गया था कि जो इंडियंस हैं, इंडियन सिपाहीज हैं, उनको उनकी सर्विस के लिए इंडिया के बाहर सर्व करने के भेजा जा सकता है। और उस समय समुद्र को लांघना, हाँ, इंडियंस को बाहर इंडिया को छोड़ के जाना एक टैबू माना जाता था, एक अपवित्र काम माना जाता था। समुद्र हम लोग लांघते नहीं थे, हाँ, ये हमारा कस्टम रहा है। और पर क्योंकि इस सर्विस एक्ट में कहा गया था कि कहीं भी इंडियन सर्विस सर्वेंट, इंडियन सिपाहीज को पोस्ट किया जा सकता है, वो इसका विरोध नहीं करेंगे। तो इससे बहुत नाराजगी हुई इंडियंस को कि उनकी मर्जी के बिना उनको कहीं भी ट्रांसफ़र दिया जा सकता है, और ऐसा हुआ भी। वर्ल्ड वॉर 1 में हमारे सैनिक गए भी, टर्की तक गए लड़ने के लिए, और हमें टर्की जीत के दिया, हाँ, ब्रिटिशर्स को टर्की जीत के दिया। 1857, ये तो बहुत टर्निंग ईयर है, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। यही वो साल है जब देश में आज़ादी की पहली लड़ाई होने वाली है। कई बार इसको सिपॉय म्यूटिनी अंग्रेजों ने कहा, पर हम इंडियंस ने कहा ये आज़ादी की पहली लड़ाई है। डेट एक और याद करिए, 10 मई 1857। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से रिवोल्ट शुरू होगा जो पूरे भारत तक फैल जाएगा। हाँ, ये वो चिंगारी है। यस, डेट याद कर लीजिए, 10 मई 1857। 1857 तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किस दिन हुआ, अब ये पूछेंगे तो आपका जवाब 10 में। आइए और इंपॉर्टेंट डेट्स और डेट ईयर क्या है। 1857 में ही 8 अप्रैल को मंगल पांडे को अरेस्ट किया गया, हैंग कर दिया गया। याद रखिएगा, मंगल पांडे वो पहला सिपाही था जिसने ब्रिटिश के ग्रीस्ड कार्ट्रिज को, याद होगा, इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, हाँ, फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वन शॉर्ट वीडियो इसका मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर रहा है, जरूर देखें, कंसेप्ट क्लियर करें। तो अंग्रेजों ने ग्रीस्ड कार्ट्रिज रखी थी, एक ऐसी कार्ट्रिज जिसको माउथ से पियर्स करना पड़ता था, खींचना पड़ता था, और तब जाके गन में फिट करना पड़ता था। कार्ट्रिज में कई सारी गोलियां होती हैं, तब जाके गन में फिट करना होता। और उस समय इंडियंस को ये एक र्यूमर फैला हुआ था कि इस कार्ट्रिज में ग्रीस ऑफ काउ एंड पिग है, और दोनों ही, न हिंदूज न मुस्लिम्स इसको मुंह से लगाना चाहते थे। इस कार्ट्रिज को मुंह से नहीं फाड़ना चाहते, बिना फाड़े मुंह से वो गन के अंदर कार्ट्रिज फिट ही नहीं होता था। तो इसका विरोध हुआ, और सबसे पहले मंगल पांडे जी ने इसका विरोध किया। मंगल पांडे ने अपने ही एक ऑफिसर को, हाँ, गन डाउन कर दिया जब उन्होंने उसको मजबूर किया। देखिए, पक्का ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण तो डरते किसी से नहीं है, उड़ा दिया अपने कमांडेंट को। और जब उसको पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर दिया गया, बेचारे को हैंग कर दिया। तो यहीं से बगावत, इसीलिए मंगल पांडे जी का बहुत नाम, हाँ, शहीदों में शहीद ए आजम है हमारे मंगल पांडे जी।
8 अप्रैल 1857। अब तो ये पूरी कहानी आपको फ्लैशबैक में आ गई होगी। तो 8 अप्रैल को 57 को मंगल पांडे अरेस्ट हुए और यहाँ से वो शोला जो थी वो जो आग थी वो भड़क चुकी थी, क्योंकि हमारे एक वीर सैनिक को, एक वीर सपूत को क्या कर दिया, अंग्रेजों ने हैंग कर दिया। पूरे देश में क्या हो जाएगी अब ज्वाला, यस, वर्ल्ड वॉर की तरह ज्वाला हमारे देश में भी फैल जाएगी। अब अंग्रेजों को, इंडियंस को काबू करना नामुमकिन सा हो जाएगा। हाँ, थोड़े इंडियन अगर राजा हमारा सपोर्ट कर दिए होते तो शायद उसी समय हम आजाद हो गए होते, 1857 को ही। चलो आगे देखें, 1858 में क्या हुआ। 1858 में क्वीन ऑफ इंग्लैंड, क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास सारा पावर चला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाम का एक कानून बनाया गया। देखिए कानून का नाम आना चाहिए। इस एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सारे पावर्स कंपनी से अपने पास ले लिए, क्योंकि अभी तक हमारे देश को एक कंपनी चला रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास मोनोपोली राइट्स था भारत के साथ ट्रेड करने। तो इसके पावर को खत्म कर दिया गया, कंपनी के पावर को खत्म कर दिया गया, और 1 नवंबर 1858 से यस क्वीन विक्टोरिया ने अनाउंसमेंट किया, डिक्लेरेशन। हाँ, पहले क्वीन विक्टोरिया को सारा पावर दे दिया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को हेड बना दिया इंडियन गवर्नमेंट का, अर्थात अब इंडिया को रिपोर्ट करेगी ये ब्रिटिश पार्लियामेंट। हाँ, इंडिया का सारा जवाब जो यहाँ का गवर्नर होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगा। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर नहीं रहा इंडिया को चलाने का, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाएगी, हाँ, थ्रू द एग्जीक्यूटिव्स। और क्वीन विक्टोरिया को क्वीन ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया, भारत की महारानी बना दिया गया क्वीन विक्टोरिया को। क्वीन विक्टोरिया ने भारत में एक प्रोक्लेमेशन दिया, एक डिक्लेरेशन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम डिवाइड एंड रूल नहीं करेंगे, जिन्होंने कहा कि हम इंडियंस का मान सम्मान रखेंगे, लोगों को रिलीजियस फ्रीडम देंगे। हालांकि जो कहा सब उल्टा कहा, हाँ, सब उल्टा किया, उल्टा डिवाइड एंड रूल किया, बंटवारा किया, हमें लड़ाया, आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, देश का बंटवारा कर दिया, सारे चीज़ें जो कही उसका उल्टा किया। चलिए आगे डेट्स, ये चैप्टर जो पहला चैप्टर था उससे सारा ये टॉपिक था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आइए एक टॉपिक आगे है, 1866 को ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेहरू, दी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ने बनाया। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये एक पहली बॉडी थी जो इंडिया के बाहर भी, हाँ, लंदन में भी क्रिएट की गई थी, और इसका मेन मकसद था कि ब्रिटिशर्स को बताना कि इंडियंस के साथ क्या अत्याचार ब्रिटिशर्स कर रहे हैं। ब्रिटिश में ही, यस, इंग्लैंड में ही रह करके वहाँ के लोग बताना, इसकी ब्रांचेस इंडिया में खुली, और खोलने वाले कोई और नहीं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी थे। और क्या हुआ 1876 में? क्या हुआ 1876 में? एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, हाँ, ये इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो बड़े बड़े हुआ उस समय हुए, उस सब की एसोसिएशन थी। उस टाइम के जितने भी बड़े, हाँ, कह सकते हैं देशभक्त थे, वो सारे इसके मेंबर थे, इंडियन एसोसिएशन। और इसको बनाने वाले महानतम, बहुत महान, बहुत रिस्पेक्ट से सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का नाम लेना चाहता हूँ। हाँ, शायद वो ना होते तो आज आप भारत का इतना विराट स्वरूप देख पा रहे हैं और आज़ाद भारत देख पा रहे हैं, उनमें से इनका बहुत बड़ा योगदान, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने एक संस्था बनाई, इंडियन एसोसिएशन, याद रखिएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने बनाई, जो आगे जाकर के कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गई। और देखें कुछ और, 1877 में क्या हुआ, देखिए ठीक एक साल बाद क्या हुआ, MAO ओरिएंटल कॉलेज एट अली, इसके फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान शुरुआत में तो हिंदूज और मुस्लिम्स को साथ लेके चलना चाहते थे, कांग्रेस के एक बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर भी थे, बट प्रिंसिपल बैक के, यस, एक ब्रिटिश प्रिंसिपल के चक्कर में आकर इनका दिमाग फिर गया। इन्होंने कह दिया कि हिंदूज और मुस्लिम दो कौम हैं, दे कैन नॉट बी यूनाइटेड, एंग्लो मुस्लिम यूनिटी इज पॉसिबल, नॉट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यहाँ तक कह दिया किसने? सर सैयद अहमद खान जी ने। इन्होंने बनाया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं
MAO कॉलेज एट अलीगढ़। हाँ, आज भी है ये यूनिवर्सिटी और हमारे अलीगढ़ नाम के शहर में, यूपी में ही है। 1877 में एक और कमाल की चीज़ हुई। ये ईयर 1877 याद करने लायक है। इसमें दिल्ली दरबार लगाया गया पहली बार लॉर्ड लिटन द्वारा। सबसे खराब वॉइसरॉय में से एक ये हैं लॉर्ड लिटन। हाँ, सारे खराब काम इसने, कोई अच्छा काम इसने नहीं। हाँ, और क्या हुआ, जैसे एक खराब काम इनके बता दूं, 1878 में लॉर्ड लिटन ने ही एक कानून बनाया। क्या नाम रखा? इंडियन आर्म्स। इस एक्ट में यूरोपियंस को पावर दे दिया गया कि वो गन रख सकते हैं, वो वेपन रख सकते हैं बिना लाइसेंस, जबकि इंडियंस को इंडिया में भी रहते हुए हमारे ही देश में उनके पास लाइसेंस रखने का, सॉरी हथियार रखने का, आर्म्स रखने का पावर नहीं था। देखिए, हमारे ही देश में हमको लाइसेंस लेना और उनको लाइसेंस नहीं लेना है। और तो और लॉर्ड लिटन ने एक और कानून बनाया। सारे जितने भेदभाव वाले काम थे सब इसी दुष्ट व्यक्ति ने किए, लॉर्ड लिटन ने। और क्या किया उसने? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास करा दिया। किसने? दुष्ट नंबर 1 लॉर्ड लिटन। दिल्ली दरबार लगाने वाला लॉर्ड लिटन। हाँ, बहुत ही मुझे लगता है खराब वॉइसरॉय में से एक रहा है। तो ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तो इस एक्ट में, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट में, एक कानून था जिसमें बनाया गया कि इंडियन जो नेशनल जो भाषा है, जो भारत में जो बहुत सारे इलाकों में बोली जाने वाली भाषा है, फोक लैंग्वेजेस हैं, जैसे अगर यूपी में आए, बिहार में आए तो भोजपुरी बोली जाती है, उड़ीसा में आए तो उड़िया बोली जाती है। तो जो फोक लैंग्वेज में, वर्नैकुलर लैंग्वेज में जो पेपर्स छप रहे थे, उनमें कोई भी ऐसा मैटर नहीं छाप सकते जो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट हो, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उसके पेपर को कन्फिस्टिकेट कर लेंगे, उसके न्यूज़ एजेंसी को बंद कर दिया जाएगा और न्यूज़ चलाने वाले को जेल हो जाएगी। ये था इसमें पावर, अर्थात प्रेस को भी उस समय आज़ादी। आज तो प्रेस जो चाहे, न्यूज़पेपर वाले जो चाहे, जिसको चाहे बोल दें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस है आज हमारे, कुछ भी लिख सकते हैं और किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, इनके पास इतना राइट है। और पहले अंग्रेजों के खिलाफ लिखे तो मतलब गए। तो कौन था कानून ऐसा जो अंग्रेजों को उससे पावरफुल दे बना रहा था? वो था वर्नैकुलर प्रेस। बाद में देखिए एक अच्छा वॉइसरॉय आ गया। हाँ, लॉर्ड रिपन एक अच्छे वॉइसरॉय थे। 1882 में इन्होंने इस कानून को, मतलब लगभग 4 साल ये कानून चला। 1878 में बनाया गया था, 1878 में इस कानून को रिपील कर दिया, अर्थात वापस कैंसिल कर दिया। तो एक बहुत अच्छा काम किया, ताकि प्रेस वाले अब आज़ादी से कुछ भी लिख पाएंगे। जहाँ अत्याचार हो रहा है वहाँ अत्याचार की बात लिखेंगे, ठीक है ना। अब आता है एक इंपॉर्टेंट ईयर, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई गई 1880 में और बनाने वाले थे सुरेंद्र नाथ, हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको बुलाया, इस कॉन्फ्रेंस को बुलाया, जिसमें भारत भर के जितने भी, हाँ, जितने भी उस समय के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, उन सबको एक मंच पर बुलाया, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई। और यही 1885 में कांग्रेस की बनाने की एक इम्पॉर्टेंट वजह बनी। हाँ, जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहीं के लीडर्स आगे जाकर के इंडियन नेशनल कांग्रेस बना दी 1885, और बनाने वाले व्यक्ति का नाम है एलन ऑक्टेवियस ह्यूम। किसने बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस? A.O. ह्यूम। उस समय लॉर्ड डफरिन नाम के एक वॉइसरॉय थे भारत में। हाँ, उस समय भारत के वॉइसरॉय थे लॉर्ड डफरिन। इन्होंने इस एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट को, ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम, A.O. ह्यूम, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। इनको क्या दे रखा था? इनको बल्कि कहा था कि वो एक इंडियंस की एक एसोसिएशन बनाएं, जिनको एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम करेगी, अर्थात वह इंडिया में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई नाराज़गी है, तो उसको बताने का ब्रिटिश को काम करेगी, ताकि इंडिया में कोई एक बड़ा सा हादसा फिर से ना हो जाए, जैसा कि 1857 में हुआ था। तो एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम करने के लिए कांग्रेस को बनाया गया था, पर हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि धीरे धीरे ये कांग्रेस पहले तो अंग्रेजों के अंडर में रहेगी, बट बाद में ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी और अंग्रेजों की बैंड बजा देगी। हाँ, यही वो कांग्रेस पार्टी है जो अंग्रेजों के छक्के छुड़ा देगी।
शुरुआत में नहीं। शुरुआत में जो लीडर्स होंगे वो अर्ली मॉडरेट्स होंगे, वो होंगे जो यस सर अर्थात अंग्रेजों को प्लीड करने के लिए, मनाने के लिए, बहलाने के लिए बने होंगे, जो प्रेयर, प्लीडिंग, प्रोटेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट टाइप का काम करेंगे। बाद वाले आएंगे लाल बाल पाल वाले टाइप के, हाँ जो डरेंगे नहीं ठोक डालेंगे। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस की सेशन बुलाया गया 28 से 31 तक, पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस। यस, कांग्रेस का पहला अधिवेशन, पहला कॉन्फ्रेंस कहां बुलाया गया था? एट मुंबई। कहां बुलाया गया था? एट मुंबई। और इसके पहले प्रेसिडेंट थे, हाँ प्रिसाइडेड बाय, कौन था प्रेसिडेंट उस समय? प्रेसिडेंट थे WC बनर्जी। हाँ फुल फॉर्म है उमेश चंद्र बनर्जी। ये वो पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। 1885 में जब कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ऑल इंडिया कांग्रेस की मुंबई में, तो यहाँ उन्होंने उसको, और 1886 में क्या हुआ? अगले साल क्या हुआ? अगले बार फिर मीटिंग बुलाई गई, सेकंड मीटिंग बुलाई गई, और इस बार इसमें ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को मर्ज कर दिया गया। मैंने बताया था ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको मर्ज कर दिया गया। आपको एक और मज़ेदार बताऊं कि पहले इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्ड जो है नाम दिया दादा भाई नेहरू जी। चलो, इस पीरियड को 1885 से लेके 1905 तक के पीरियड को मॉडरेट फेज कहा गया है, या कह सकते हैं अर्ली फेज। क्या नाम है? अर्ली फेज, फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल। जो बोलूं सबका मतलब एक ही है, क्योंकि ये वो लीडर थे जो प्रेयर्स, रिक्वेस्ट, प्लीडिंग्स में बिलीव करते थे। अर्थात अंग्रेजों से कोई भी अगर काम लेना हो तो उसके लिए अंग्रेजों को रिक्वेस्ट डालते थे, अंग्रेजों के सामने जाते थे और अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते थे, लेटरबाजी करते थे। ये वाले लोग जो आएंगे, रेडिकल्स जो लोग आएंगे, यही होंगे लाल, बाल और पाल। हाँ, लाल दैट इज लाला लाजपत राय, पाल दैट इज बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, है ना। लाल, बाल और पाल ये पहले रेडिकल या एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग अब अंग्रेजों से डरेंगे नहीं, बल्कि मास मूवमेंट करेंगे। हाँ, ये नहीं कह रहे कि लोग लड़ाई करने लगेंगे, अंग्रेजों को मारने लगेंगे, अटैक, ना 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 ना, वायलेंस नहीं करना है। वायलेंस करने वाले लोग नहीं है ये, याद रखिएगा। बट इनका काम करने का तरीका अलग है। ये मास मूवमेंट करना चाहते हैं, स्वदेशी करना चाहते हैं, बाइकआउट करना चाहते हैं, अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं बिना हथियार उठाए। हाँ, 1905 से लेकर 1918 में आया ये रेडिकल फेज, या हम इसे कहते हैं सेकंड फेज ऑफ इंडियन। उसके बाद तो गांधी जी का युग आ गया, जिसे हम कहते हैं गांधीयन एरा। जैसे मैं बता दूं, 1915 में, कौन से ईयर में? 1915, 1950 में महात्मा गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ये गांधी जी के भारत आने का टाइम है ना। इस समय गांधी जी भारत आए थे। कहाँ से आए थे? मैंने बता दिया, साउथ अफ्रीका में। पहले वो साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ से वो इंडिया आए। आइए 1892, इस ईयर को देखिए। इस साल क्या हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट बनाया गया, अर्थात इसमें ब्रिटिशर्स को पावर मिल गया कि जो इंडिया की असेंबलीज इलेक्शंस होते हैं वो कराने का। नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। 1893 में क्या किया गया? MAO डिफेंस एसोसिएशन। हाँ, यही है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जैसा एसोसिएशन, नाम है MAO डिफेंस एसोसिएशन बनाया गया। और बाद के सेशंस में 1898 से लेकर 1900 तक सुरेंद्रनाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने रहे। हाँ, कह सकता हूँ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट रहे। 1904 में, सॉरी 1904, हाँ 1904 में लॉर्ड कर्जन आए और इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ एक्ट बनाया ताकि ब्रिटिश जो है यूनिवर्सिटीज़ पे कंट्रोल कर पाए। तो मैं कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटीज़ चल रही थी वो कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ऐसा एक्ट बनाया। आइए और नाम देखें। और 1904 में ही एक और कानून बनाया लॉर्ड कर्जन ने। बड़ा खराब आदमी था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने एक और कानून बनाया और ये था
ऑफिस सीक्रेट एक्ट, ठीक है ना, ऑफिस सीक्रेट एक्ट बनाया उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने, ताकि ऑफिस के सीक्रेट्स को कंट्रोल किया जा सके। और 1905 में, हाँ 1905 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर, 1905 इसलिए इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि इस साल क्या होने वाले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी, हाँ गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाएंगे वाराणसी या बनारस के सेशन। हाँ मेरे, आपको सर तरुण तो याद ही है, मेरे शहर में कांग्रेस का सेशन बुलाया गया, एनुअल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, हर साल एक बार होता है। और इसमें कांग्रेस के सेशन में वाराणसी में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी को प्रेसिडेंट बनाया। और 1905 ही वो इम्पोर्टेंट साल है जब गोपाल कृष्ण गोखले ने अपनी एक संस्था खोली, नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया। क्या नाम है संस्था का? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। आइए दूसरा, दूसरा, हाँ दूसरा, दूसरा ले चलते हैं, हाँ दूसरा पार्ट ले चलते हैं। अब आता है 1905, और क्या है, बड़ा धमाकेदार साल है 1905, बहुत घटनाएं घट रही हैं। हाँ और क्या हुआ 1905 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल करके दो पार्ट्स में बांट दिया। क्यों कहते बांट दिया? कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज हो रही हैं बस, तो इसीलिए उन्होंने, रियल कॉज था बंगाल को बांटने का कि बंगाल बिकेम द नर्व सेंटर ऑफ ऑल दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, क्योंकि बंगाल में अंग्रेजों का जबरदस्त विरोध था यहाँ के इंडियंस को लड़ाने के लिए, टू डिवाइड एंड रूल। 1905 में ही एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू हुआ और बंगाल में पार्टीशन का विरोध हुआ। लोगों ने पार्टीशन का विरोध करने के लिए रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया। डेट जरा देख ली, रक्षाबंधन का क्या है, 16 अक्टूबर 1905, ठीक है ना। और इस दिन से, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन इफेक्टिव होने वाला, लोगों ने, हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे को राखी बांधी, गंगा तक लोग गए पैदल और वहाँ गंगा के तट पर लोग जाकर के बादिंग किया। और 1996 क्यों इंपॉर्टेंट है? 1996 में रेडिकल्स और मॉडरेट्स में झगड़ा हो जाएगा, हाँ स्प्लिट हो जाएगा, और स्प्लिट को अवर्ट करने के लिए दादा भाई नेहरू जी ग्रैंड ओल्ड मैन। 1996 और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल 1996 में MAO, यस सॉरी, मुस्लिम लीग फाउंड, नवाब समीउल्लाह खान ऑफ ढाका, इन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले, हाँ आगा खान जी ने इसमें एक मेजर रोल प्ले किया मुस्लिम लीग को, कि जो डेप्यूटेशन जाना था समय लॉर्ड के डफरिन के पास, उसमें सबसे मेजर रोल इन्होंने। फिर आता है 1907, जब सूरत में कांग्रेस का स्प्लिट हो जाए, यहाँ पर कांग्रेस आपस में लड़ जाएंगे, मॉडरेट्स जो कि बिलीव करते थे प्लेयर प्रीडिंग्स में, है ना, और रेडिकल्स जो कि मास मूवमेंट में बिलीव करते थे, जो कि एक्टिव वे से ब्रिटिशर्स का विरोध करना चाहते थे, दोनों में झगड़ा हो जाएगा। दोनों में क्या हो जाएगा, कांग्रेस को झगड़ा हो जाएगा, रेडिकल्स कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे, लाल बाल पाल ये तीनों कांग्रेस को छोड़ के चले जाएंगे। 1907, 1909 में क्या होने वाला है, अगेन मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आने वाला है जी। यहाँ मिंटो जो हैं, लॉर्ड मिंटो जो हैं वो वॉइस रॉय हैं, हाँ ये वॉइस रॉय हैं और मॉर्ली सेक्रेटरी हैं, ठीक है। इन्होंने मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स लाया जो कि 1911 में 1909 में पास किया। 1911 में क्या हुआ, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया गया था उसको वहाँ पर कैंसिल भी कर दिया। अर्थात जो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल को पार्टीशन किया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जिसमें ईस्ट बंगाल मुस्लिम डोमिनेटेड थी और वेस्ट बंगाल जो आज भी है वो हिंदू डोमिनेटेड थी, उसको पार्टीशन किया गया था। और यहाँ पे पार्टीशन क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया गया। 1913 में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने अपना एनुअल सेशन बुलाया और अपना एम बताया कि हमारा एम होगा सेल्फ गवर्नेंस, हमको अपना खुद का गवर्नमेंट चाहिए। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 चला। 1914 टू 1917 में हमारे भारत में एक अलग नेशनल मूवमेंट शुरू,
1916 में रेडिकल्स और मॉडरेट्स फिर मिले और ये सेशन लखनऊ सेशन था और यहाँ लखनऊ पैक्ट साइन होने वाला है जी। 1916 में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होने वाला है, नाम है लखनऊ पैक्ट, क्योंकि लखनऊ में एग्रीमेंट होने वाला है। हाँ, लखनऊ में ये एग्रीमेंट होने वाला था, इसीलिए इसका नाम था लखनऊ पैक्ट। पैक्ट मतलब होता है एग्रीमेंट, इनके बीच में, रेडिकल्स एंड मॉडरेट्स के बीच में। और 1916 में ही होम रूल लीग को बनाया तिलक जी ने, हाँ, और एनी बेसेंट। तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग, ये होम रूल लीग वैसा ही था जैसा कि आयरलैंड में बनाया गया, उसी को कॉपी करके इंडिया में लाया गया था। 1917 में क्या हुआ, एक डेक्लेरेशन पास हुआ, नाम था अगस्त डेक्लेरेशन। इसको बनाने वाले थे मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड जी, मॉन्टे क्लेम्सफोर्ड डेक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। 1919 में फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ। हाँ, इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था, बट उसी को क्या कर दिया गया है, रिन्यू किया गया है। हाँ, उसी में अमेंडमेंट किए गए हैं। 1919 इसलिए टर्निंग ईयर है क्योंकि यहाँ से महात्मा गांधी बहुत एक्टिवली अब इंडियन पॉलिटिक्स में, नेशनल पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले, यहाँ से गांधीयन एरा शुरू हो रहा है। और यहाँ पे घटने वाली एक बहुत बड़ी घटना, हाँ मैं डेट लिख देता हूँ, इस मनहूस दिन का नाम लिखता हूँ, 13 अप्रैल 1919। दिन याद कर लीजिए, 13 अप्रैल 1919। क्यों इसको मनहूस दिन कह रहा हूँ, क्योंकि आप समझ गए हैं 13 तो पहला दिन है, 13 तो नाम से समझ रहे हैं। तो इस तारीख को क्या हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। हमारे बहुत सारे कांग्रेस के आम जनता लोग जिसमें बैसाखी सेलिब्रेशन के लिए और एक कॉमन डिस्कशन के लिए इकट्ठा हुए थे एक छोटे से बाग में। हाँ, बाग का नाम था जलियांवाला बाग, जो कि गोल्डन टेम्पल के पास में ही है। और यहाँ पे एक सिंगल एंट्रेंस था और जनरल डायर आया, इसने उस एंट्रेंस को बंद किया, अपने सैनिकों को ढूंढने की, गोली चलाने की ऑर्डर दे दिया बिना किसी वार्निंग के। गोलियाँ तब तक चलाता रहा जब तक सारी गोलियाँ खत्म नहीं हो। हाँ, जलियांवाला बाग मैसेकर वॉज दी टर्निंग पॉइंट, जब गांधी जी ने भी क्या कर दिया, तौबा कर लिया अंग्रेजों, मान लिया कि अब अंग्रेज नहीं सुधर सकते। 1919 में ही हाँ रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिसको कई बार ब्लैक एक्ट या काला कानून कहा जाता है। इस एक्ट में अंग्रेजों के पास और पावर आ गया कि वो किसी को भी कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी प्रिजनर ऑफ वॉर प्रिजन में डाल सकते हैं, इस बेसिस में कि वह कोई सी चीज़ का अपराधी है। बिना किसी सबूत के, बिना किसी वारंट के उसकी प्रॉपर्टी को सर्च किया जा सकता था और उसे कोर्ट के सामने ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, जज के सामने भी, मेट्रोपॉलिटन जज के पास भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट दैट उसको इन कैमरा सिक्लूजन कर सकते। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च होने वाला है और कांग्रेस ने अंडर दी हेल्प ऑफ या विद दी लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ये मूवमेंट लॉन्च किया। एक और मूवमेंट हुआ था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट साथ में ही लॉन्च हुआ। खिलाफ मतलब अगेंस्ट, और क्योंकि इंडियन मुस्लिम्स अंग्रेजों के अगेंस्ट हो गए थे, क्यों अगेंस्ट हो गए थे, खिलाफ हो गए थे, इसीलिए है खिलाफत मूवमेंट। अली ब्रदर्स ने इसको शुरू किया था भारत में, मोहम्मद अली और शौकत अली। हाँ, ये अली ब्रदर्स के नाम से जाने थे, दो ब्रदर्स थे, इन्होंने शुरू किया था खिलाफत मूवमेंट और गांधी जी ने इनके साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी साथ में लॉन्च कर दिया। क्यों था खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने मुसलमानों के जो धर्म गुरु थे, हाँ खलीफ से कहते हैं, उसको रिमूव कर दिया था, डिस्पोज ऑफ कर दिया था टर्की से, और इसके विरोध में उन्होंने शुरू किया खिलाफत मूवमेंट। 20 में स्वराज पार्टी बनाई गई। हाँ, स्वराज पार्टी बनाने वाले थे जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल नेहरू। लाल। और 1927 में साइमन कमीशन भारत में आया। साइमन कमीशन जहाँ जहाँ गया उसका विरोध हुआ। एक्चुअली इसको एडवाइस देना था, इसको रिकमेंडेशन देना था गवर्नमेंट को कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बदलाव किए जाएं, इंडियंस की क्या कंडीशन है। और क्योंकि इसके लीडर थे, इसके हेड थे सर जॉन साइमन, टोटल 7 मेंबर्स थे पर कोई भी इंडियन मेंबर उसमें, तो ये जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ इसका बस
स्वागत हुआ काले झंडों के साथ। साइमन गो बैक। फिर आता है नेहरू रिपोर्ट 1928 में। साइमन कमीशन के जवाब में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई, जिसमें हमने अंग्रेजों को जवाब लिखा कि आपको साइमन कमीशन न फॉलो करके हमारी एक रिपोर्ट फॉलो करनी। 1928 में ही लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई, क्योंकि लाला लाजपत राय जी को खूब खूब लाठी चार्ज किया गया था, खूब लाठियों से मारा गया था जब वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। हाँ, लाहौर में जब वो साइमन कमीशन के विरोध में खड़े थे, वहाँ उन पर खूब लाठियाँ बरसाई और इनके लाठी के हमले से लाला लाजपत राय घायल हो गए और उन्होंने मरने से पहले बोला, एवरी लाठी ब्लो ऑन माई बॉडी विल प्रूव टू बी अ नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अर्थात मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील बनेगी। और वैसा ही हुआ। इस शेर पंजाब जी, हाँ, हमारे देश के शेर पंजाब के नाम से जाने जाते लाला लाजपत राय की बात सच साबित हुई और 1928 में इनकी डेथ होती है। 1947 में आप और 1929 में क्या हुआ, कांग्रेस का सेशन बुलाया गया लाहौर में और पहली बार हमने एक रेजोल्यूशन पास किया जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में, नाम था पूर्ण स्वराज। अभी तक हमने आज तक 1929 से पहले कभी पूर्ण स्वराज मांगा नहीं था, ये पहली बार था हमने पूर्ण स्वराज मांगा। चलिए और ले चलते हैं आपको 1930 में क्या होने वाला है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने वाली है, नेशन वाइड मूवमेंट लॉन्च करने वाली है। इस मूवमेंट का नाम है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब हम सिविल लॉज को ब्रेक करेंगे। गांधी जी पहले अल्टीमेटम देंगे, हाँ, पहले अल्टीमेटम देंगे ब्रिटिशर्स को, पर अंग्रेज गांधी जी के अल्टीमेटम को मानेंगे नहीं, तो नतीजा गांधी जी ने ये लॉन्च किया सिविल डिसोबीडियंस। हाँ, आइए देखें और क्या किया। 1933 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने सस्पेंड कर दिया, कुछ दिन के लिए मूवमेंट विड्रॉ कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि ये मूवमेंट बहुत एक्सटेंसिव हो गया है, इस मूवमेंट में बहुत कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। 1934 को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया। हाँ, वैसे बीच में सस्पेंड इसलिए भी किया गया था कि गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लंदन बुलाया, गांधी जी ने कुछ समय के लिए सस्पेंड किया था और आने के बाद उन्होंने फिर से मूवमेंट। लॉर्ड इरविन उस समय जो वॉइस रॉय थे वो बहुत चालाक थे। हाँ, 1939 को क्या हुआ, 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई, नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको पता होना चाहिए आज भी देश में, हाँ, आज भी देश में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी बहुत बहुत अच्छे से काम कर रही है। कहाँ है वैसे मेजर रोल इसका, हाँ, वेस्ट बंगाल में। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है ना, रिज़ाइन कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको अगले पेज पे ले चलते हैं। 1940 को क्या होने वाला, 1940 को इंडियंस को एक ऑफर देने वाले हैं अंग्रेज, ऑफर देने वाले थे लॉर्ड लिनिथ को। याद रखिएगा 1939 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था और इंडियंस सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ब्रिटिशर्स वॉर के लिए परेशान थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए परेशान थे और हमसे सपोर्ट मांगने के लिए वो लोग ऐसा ऑफर दे रहे थे, पर गांधी जी ने उनकी मदद देने से मना कर कहा, पहले आज़ादी दो, हमें पहले आज़ाद करो, हम गुलाम हैं, हम तुम्हारी मदद कैसे करेंगे, पहले हमें आज़ाद करो, हम तब तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, ये गांधी जी ने उनको कहा। तो अगस्त ऑफर आया और जिससे हमने क्या कर दिया, पूरे इंडियंस ने रिजेक्ट कर दिया। 1942 में क्या हुआ, 1942 में 1942 में टोक्यो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और यहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी, और 1942 में क्रिप्स मिशन भी भारत में आया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, हाँ, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स नाम के एक ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर थे, वॉर मिनिस्टर, इनको भेजा गया इंडिया को समझाने के लिए। आप जानते ही हैं इन सब ने इंडिया को आज़ादी का कोई प्रॉमिस नहीं किया, कहा होम रूल लिख देंगे वॉर के ख़त्म होने के बाद। हम लोग ने इनको भी नमस्ते कर दिया और वापस भेज दिया, कहा जहाँ से आओ वापस चले जाओ क्योंकि आज़ादी के बिना कुछ नहीं मानेंगे। 1942 में, हाँ, 8 अगस्त 1942, डेट याद कर लीजिए, इस दिन पास होने वाला है क्विट इंडिया मूवमेंट हम लॉन्च कर।
1945 में लॉर्ड वेवल भी इंडिया को समझाने, इंडिया को मनाने आएंगे। ये वॉइसरॉय होंगे, बट इनकी भी चलने वाली नहीं है। 1945-46 में कैबिनेट मिशन प्लान आएगा, जो कुछ हद तक यस मोस्टली सफल हो जाए। 30 जुलाई 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एज ए रेजोल्यूशन पास करेगा मुस्लिम लीग में। वह मुस्लिम्स को कहेगा कि आप एक्शन लो। हाँ, 16 अगस्त 1946 को डे ऑफ प्रोटेस्ट फॉर मुस्लिम लीग माना गया है। कई बार इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्शन डे। क्या वर्ड है? डायरेक्ट एक्शन डे। और 26 अक्टूबर को इंटरिम गवर्नमेंट बना। ध्यान दीजिएगा डेट्स में, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर। 20 फरवरी 1947, देख लीजिए आज़ादी वाला साल आ गया है। ब्रिटिशर्स ने अनाउंस कर दिया कि वो अब इंडिया को छोड़ के जाने वाले। उन्होंने बता दिया कि हम इंडिया को छोड़ के जा रहे हैं जून 1948 तक। उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि हम 1948 तक चले जाएंगे। 1947 में माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट हो गया। हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट ब्रिटिश वॉइसरॉय हैं और उनका प्लान एक्सेप्ट हो गया, क्योंकि उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस की बात कही गई थी। उसमें इंडिया को 2 सेपरेट डोमिनेंस में बात कही गई और उसे सब एक्सेप्ट कर लिया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ ब्रिटिश में, हाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाँ, अर्थात भारत को आज़ाद करने का एक्ट पास हुआ, जिससे 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को भारत, हमारा देश, आज़ाद हुआ। नो डाउट इन इट कि 26 जनवरी को हमने अपना रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर दिया। आइए वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी कुछ डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स बताना जा रहे हैं। अभी तक जितनी भी डेट्स बताई वो इंडियन हिस्ट्री की थी, अब वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ी डेट्स आपको बताने जा रहे हैं। हाँ, सबसे पहले 1914 टू 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये तो आप जानते हैं। 1871 में फ्रैंको प्रशियन वॉर, अर्थात फ्रांस और प्रशिया, रशिया इज द पार्ट ऑफ द जर्मन एम्पायर। हाँ, तो फ्रैंको प्रशियन, फ्रेंच और प्रशिया के बीच में वॉर हुआ, जिसमें प्रशिया जीत जाएगी, फ्रांस हार जाएगी। और 1905 में मोरक्कोन क्राइसिस आया। 1906 से लेकर 1909 तक बॉस्निया में क्राइसिस आया। इसे कई बार कहते हैं बाल्कन टेंशन। हाँ, क्योंकि बाल्कन कंट्रीज़ में बॉस्निया, हर्जोगोवानिया, हाँ वो कंट्रीज़ जो बाल्कन रीजन में आती हैं, जो ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर में आती है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम। 1914 28 जून, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 जून को आर्च ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का मर्डर हो गया। मर्डर कहाँ किया गया? सेराजेवो में। एक यंग फेनेटिक सर्बियन नागरिक ने इनका मर्डर कर दिया। बस रीजन था कि सर्बिया आज़ाद होना चाहता था ऑस्ट्रिया के अंडर से, ऑस्ट्रिया के चंगुल से, इसीलिए उसके राजकुमार को ही मार दिया। इसे सराजेवो क्राइसिस भी कहते हैं, या इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 भी के नाम से ना, सॉरी वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से जाना। ठीक है, 1917 में, ये इंपॉर्टेंट ईयर है, 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका एंटर कर जाए और 1917 में ही रशिया में रेवोल्यूशन आएगा। हाँ, इसे बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाए। तो लीड करेंगे लेनिन। हाँ, लेनिन नाम के एक लीडर है। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज साइन होगी फ्रांस में। वर्साइलीज एक शहर है जहाँ पे विनिंग कंट्रीज, हाँ जीते हुए देश, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये सब जर्मनी पर सारा इल्ज़ाम थोप देंगे। सारा जो वॉर की जिम्मेदारी है, सारा गिल्टी ऑफ वॉर जर्मनी को बना दिया जाए। 1920 में एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, नाम है लीग ऑफ नेशन। का काम होगा नए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकना। जानते ही हैं, लीग ऑफ नेशन तो फ्लॉप हो जाए। 1919 में हिटलर ने अपनी एक खुद की पार्टी बनाई, नाम था नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, हाँ नाजी पार्टी। 1933 में हिटलर ने अपने आप को पहला नाजी गवर्नमेंट फॉर्म किया। यस, नाजी गवर्नमेंट फॉर्म किया। 1934 को हिटलर ने अपनी टाइटल ले ली फ्यूरर। क्या टाइटल ले ली? दी फ्यूरर, FUEHRER। फ्यूरर मतलब होता है द लीडर। अपने आप को देश का सर्वोच्च लीडर घोषित कर दिया। वाइमर रिपब्लिक का एंड कर दिया और थर्ड रीच ऑफ द हिटलर, ठीक है ना,
और वाइमर रिपब्लिक वो पार्ट थी जो जर्मन रिपब्लिक का वो पार्ट था जिसने ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज साइन की थी। वाइमर एक रीजन का नाम है। 1936 में जापान और जर्मनी, 1937 से 39 तक, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, हाँ ये तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939, 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। 1938 में क्या होगा, हिटलर अटैक कर देगा, हिटलर अटैक कर देगा पर हिटलर अटैक कर देगा ऑस्ट्रिया पर और जर्मन एम्पायर का उसका भी बना ले, ठीक है ना। और कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, दिस इज लास्ट पेज। हाँ इतनी सारी डेट्स सर, पर आप देखिए तो मैं सीक्वेंस के साथ, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होने वाली है और वो रीज़न होगा इन्वेजन ऑफ पोलैंड, जर्मनी का पोलैंड पे हमला कर देना, और यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाए ना। ये वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बन जाएगा, इमीडिएट कॉज बन जाएगा। 1914 में, 1940 में रादर, 14 मैंने बोला, 1940 में रोम, टोक्यो, बर्लिन एक्ट, ये तीनों एक हो जाएंगे। रोम, टोक्यो और बर्लिन अर्थात जर्मनी, जापान और इटली एक हो जाएंगे, एक एसोसिएशन बनाएंगे। अटैक ऑन पर्ल हार्बर करना है जापान, 1941 में वो अटैक करेंगे पर्ल हार्बर, जो कि अमेरिका का नेवल बेस। 1945 में मुसोलिनी अपने आप को शॉट डेड कर ले, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर 2 हार चुका है। 1945 को जर्मन फोर्सेस भी सरेंडर कर जाएंगी। 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब होगा। 6 अगस्त पे हिरोशिमा पे होगा और 9 अगस्त में 3 दिन बाद ही नागासाकी, वर्ल्ड का पहला एटम बॉम्ब इन दोनों शहर, और ये दोनों शहर खत्म। 2 सितंबर, डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 1945 वर्ल्ड वॉर 2 एंड। स्टार्ट हुआ था 3 सितंबर 1939। लिख दूं 3 सितंबर 1939, ये था हमारा वर्ल्ड वॉर का स्टार्ट, ठीक है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1930। आइए, मार्शल प्लान आया 1947 में, इसी तरह से ट्रूमैन डॉक्ट्राइन भी आई 1947 में। बीच में चला कोल्ड वॉर का रीजन, जबकि वॉर हुआ तो नहीं बट 2 सुपर पावर्स में दुनिया बढ़ गई। 1949 में नाटो, हाँ, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने शुरू की, ये एक तरह का वॉर ग्रुप बनाया अमेरिका ने। 1955 में रशिया ने इसके अगेंस्ट में वॉरशॉ पैक्ट शुरू किया। अमेरिका ने नाटो बनाया था, तो रशिया ने क्या बनाया, अपना एक वॉर ग्रुप बनाया, नाम था वॉरशॉ पैक्ट। 1990 में क्या होने वाला है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट भी एसोसिएट होने वाला, जो दीवार थी दोनों की गिरा दी जाएगी। 1941 में लंदन डिक्लेरेशन होने वाला है। 1941 में अटलांटिक चार्टर साइन होने वाला है। 1942 में वॉशिंगटन डिक्लेरेशन और 43 में मॉस्को डिक्लेरेशन। ये सब क्या है, ये सब प्री स्टार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बनने से पहले कई सारी एसोसिएशंस, कई सारे मीटिंग्स हुई वर्ल्ड लीडर्स के बीच में, ये वो है। 1941 से शुरुआत होगी, लंदन से शुरुआत होगी, लंदन, फिर अटलांटिक, फिर वॉशिंगटन, फिर मॉस्को और डमिटन ओ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट याल्टा कॉन्फ्रेंस, जिसमें बिग 3 ऑफ द वर्ल्ड मिलने वाले हैं। 1945 में ही 24 अक्टूबर, डेट याद कर लीजिए, 24 अक्टूबर वर्ल्ड यूएन डे। 24 अक्टूबर को चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन साइन हो जाएगा और यहाँ से वर्ल्ड यूएन डे सेलिब्रेट होना शुरू हो जाएगा। 1945 ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो आज भी है कायम, हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए। 1946 में यूनिसेफ का फॉर्मेशन होगा। 1946 में यूनेस्को का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। दोनों का डेट देख लीजिए, 46 है।
और 7 अप्रैल 1948 को WHO, 7 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल हर साल मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को क्या हुआ, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अनाउंस कर दिया गया, अर्थात घोषित कर दिया गया कि इस दिन से वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाए, 10 दिसंबर। और लास्ट डेट याद कर लीजिए, इंडिया में 1993 राइट्स की। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंटायर डेट्स। हाँ, मैंने हर एक इंपॉर्टेंट डेट जो मुझे समझ में आई आपके लिए बना दी, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डेट्स को अगर कंफर्म हो तो ही लिखिएगा। हाँ, आपके आंसर्स में जब आप आंसर्स को और अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये डेट्स आपके आंसर के कहीं ना कहीं आ रही होगी, तो आप उस जगह डेट्स जरूर लिखिए। जब स्पेसिफिकली डेट पूछा है व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन फॉर्म, तो आपकी तो मजबूरी है कि 24 अक्टूबर 1945 आप पूरा लिखें। बट अगर आपके कुछ क्वेश्चंस में, हाँ हिस्ट्री के क्वेश्चंस में जहाँ कोई डेट पुट करी जा सकती है आंसर्स, तो आपका आंसर और रेलिवेंट और अच्छा हो जाता है। याद रखिएगा, डेट्स तभी लिखिएगा जब आप डेट्स में वेरी श्योर हो, क्योंकि रॉन्ग डेट पे मार्क्स कटते हैं। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर हिस्ट्री इंपॉर्टेंट डेट्स वन शॉट में। हाँ, एक्सक्लूसिव कंटेंट है आपके लिए, यस आपके लिए बनाया गया कंटेंट है, कहीं और किसी जगह भी ये कंटेंट आपको नहीं मिलने वाला। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय फ्रॉम नाउ।